गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और एनआरबी स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। 7th क्लास के स्टूडेंट ध्यान दें। अध्याय नंबर 2 नए राजा और उनके राज्य, इसके विषय में पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट हुआ था। मंदिरों और कांस्य मूर्तियों के बारे में हमने पढ़ा था। मंदिरों की विशेषताएं देख ली थी और कांस्य मूर्तियां क्यों बनाई जाती थी उसके बारे में भी हमने देख लिया। मंदिर किसका केंद्र होते थे ये विषय भी पढ़ लिया है। अब लेक्चर नंबर 8 की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कक्षा मूल्यांकन देते हैं। तो आप लोग स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन देखिए अपना। क्वेश्चन चौल मंदिरों की विशेषताएं बताएं, कोई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और 2 मिनट के अंदर आंसर लिखिए अपनी नोटबुक में या रफ कॉपी में। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। आंसर का मिलान कर लीजिए। चौल मंदिरों की विशेषताएं बतानी थी हमें, कोई 2 विशेषताएं। पहली विशेषता हो गई चौल मंदिर शिल्प उत्पादन का केंद्र थे। दूसरी हो गई चौल मंदिरों को प्राप्त भूमि का उपयोग उत्पादन के लिए होता था और उसकी उपज को भी उन्हीं लोगों पर खर्च किया जाता था जो मंदिरों के आसपास बसे थे। तो आज का ये क्वेश्चन आपका 4 अंक का था, तो 4 में से अंक डालिए आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा आंसर बड़ा है हल्का सा, इसलिए आपने जो भी गलती की है उसको गोला लगा लीजिए उस पर और गलती का अंक काट कर ही नंबर डालेंगे। लेक्चर नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और पढ़ लेते हैं। देखो क्या बात रह गई थी पाठ में जो इसके अंदर आनी चाहिए। आगे भी कुछ आपके मन में चल रहा होगा। कांस्य मूर्तियाँ बना ली, मंदिरों का भी के विषय में पढ़ लिया। अब आगे क्या होना चाहिए वो देखिए। आगे का विषय क्या है, कृषि और सिंचाई के विषय में आपने ध्यान दिया होगा। मंदिरों के विषय में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कृषि की बात चल रही थी, उपज की बात चल रही थी। तो कृषि और सिंचाई के विषय में बात कर लेते हैं। कृषि और
सिंचाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दें इस विषय में। शासकों की या शासकों को की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकास, ये विकासों को माध्यम, आप इसे के कर लेना, विकासों के माध्यम से संभव हुई। ठीक है, नदियों के किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। जो कि कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है। आगे देखें, नदियों की शाखाओं का जल नदियों की शाखाओं का जल कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता मीन्स होती है नमी, भी मुहैया कराता है। तमिलनाडु में पांचवी व छठी सदी में इस भाग में बड़े
इलाकों में जंगलों को साफ करके खेती की जाने लगी। समझिए स्टूडेंट्स इसको। शासकों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। नदियों के किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है, जिसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। हम ज्योग्राफी के अंदर भूगोल में पढ़ लेंगे, जो कि कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि उसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नदियों की शाखाओं का जल कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता यानी नमी भी मुहैया कराता है। तमिलनाडु में 5वीं व 6वीं सदी में इस भाग में बड़े इलाकों में जंगलों को साफ करके खेती की जाने लगी थी और बड़े पैमाने पर तमिलनाडु क्षेत्र में खेती की जाने लगी। आप ये मत मानना कि खेती 5वीं 6वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई थी, उससे पहले भी चालू थी, लेकिन अब बड़े क्षेत्र में बड़े भूभागों पर की जाने लग गई थी। आगे देखिए आप लोग, अब खेती की जा रही है तो इसके लिए हमें खेत उपलब्ध होने चाहिए, यानी भूभाग की आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी। जल कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, नदियों से लाएंगे तो कैसे लाएंगे, वर्षा जल होगा तो कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया गया। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया गया। नेक्स्ट, कुछ इलाकों में जमीन को समतल किया गया। नेक्स्ट देखिए आप लोग, डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए। आगे पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। आगे देखें आप लोग, कुछ क्षेत्रों में एक वर्ष में 2 फसलें भी उगाई जाती थी।
कुछ क्षेत्रों में एक वर्ष में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। आगे देखिए, कई स्थानों पर कृषि के कृत्रिम तरीके अपनाए जाते थे। कई स्थानों पर कृषि के कृत्रिम तरीके अपनाए जाते थे। कुछ इलाकों में कुएं खुदवाए गए। नेक्स्ट आपका, वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए सरोवर या तालाब बनाए गए। वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए सरोवर या तालाब बनाए गए। समझ लीजिए, आप इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कृषि और सिंचाई के विषय में बात कर रहे हैं, तो कृषि और सिंचाई के विषय में बात हमने कर ली कि एक डेल्टा क्षेत्रों के अंदर उपजाऊ मिट्टी होती थी, नमी उपलब्ध कराती थी, कौन सी फसल की जा सकती थी। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ भी किया जाता था। अब खेती करने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता है, भूमि हमें फील्ड के रूप में ही प्राप्त होगी। तो वो प्राप्त करने के लिए क्या किया गया, कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाता था। दूसरा है, कुछ इलाकों में ज़मीन को समतल भी किया जाता था। यहाँ जंगल को साफ कर लिया, भूमि उपलब्ध हो गई, हम खेती कर सकते हैं। कुछ इलाके ऐसे थे जो ऊबड़ खाबड़ थे, ऊंचे नीचे से पथरीले थे, तो ऐसे इलाकों को ज़मीन को समतल किया जाता था और फिर खेती योग्य बनाया जाता था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे, यानी नदी का जल डेल्टा क्षेत्रों में आता था तो उसकी गति तीव्र होती थी और वो डेल्टा से फैलकर बाढ़ ला सकता था। तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए या बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए। ठीक है। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था, यानी मैं आपसे कहता हूँ कि इस क्षेत्र से एक नदी का उद्गम हो रहा है, नदी निकल रही है। ठीक है, ये नदी निकल गई जी, ध्यान से समझना आप लोग। अब मेरा खेत यहाँ पे है, आपका यहाँ पे, मेरे पड़ोसी का यहाँ है, आपके पड़ोसी का यहाँ है और आपके रिश्तेदारों का यहाँ खेत है। ठीक है, नदी आपकी ऐसे निकल गई। अब इसके जल को लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन नदियों से नहरें बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नहरें। ठीक है, तो ये हो गई नहर, ये हो गई आपकी नदी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये आपके खेत हो गए। ओके, ठीक है। तो देखिए, पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। कुछ क्षेत्रों में एक वर्ष में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। कई स्थानों पर कृषि के कृत्रिम तरीके अपनाए जाते थे। प्राचीन तरीकों को कुछ इलाकों में कुएं भी खुदवाए गए थे पेयजल के लिए, यानी पीने के जल के लिए। वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए सरोवर या तालाब भी बनाए जाते थे।
सूखे इत्यादि की स्थिति में, ताकि इन क्षेत्रों से पेयजल और कृषि सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सके। अब आगे बात करते हैं सिंचाई के काम की योजनाओं के विषय पर। तो देखिए, सिंचाई के काम में योजनाएं। के काम में योजनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझने का प्रयत्न कीजिएगा, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो को देखिएगा भी। श्रम और संसाधनों को श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, ज़्यादातर नए शासकों व गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको समझ लीजिए आप लोग। सिंचाई के काम में योजनाओं के विषय में देखेंगे। सिंचाई का अर्थ खेतों में पानी देने की प्रक्रिया, जिससे हम फसल को उपजा सकते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, यही सिंचाई होती है। सिंचाई के विषय में अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ लिया था कि सिंचाई के लिए नदियों के जल का उपयोग होता था। हम नहरें बना रहे हैं, वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए हमने सरोवर और तालाब भी बनाए, हमने कुएँ भी खुदवाए। ठीक है, बाढ़ से बचने के लिए हमने तटबंधों को भी बनाया।
तो सिंचाई के काम में योजनाएं, श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना, यानी पहले श्रम को, संसाधनों को जो हमारे पास उपलब्ध हैं इनको व्यवस्थित करना, किस कार्य को किस योजना अनुसार कब करना है यही व्यवस्था होती है। इन कामों की देखरेख करना और ये तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, और ये भी तय करना है कि पानी का बंटवारा किस प्रकार से करना है और किस क्षेत्र में कितना पानी अधिक या कम देना है। ज़्यादातर नए शासकों व गाँव में रहने वाले, ज़्यादातर नए शासकों जो नवीन शासक होते थे वह गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, कुछ दिक्कत हो तो बताइए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके जो लेक्चर चल रहा है 8th, ये लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके आप क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चन मैं आपसे वापस से अनुरोध करूंगा स्टूडेंट्स कि आप अपने पढ़ाई के प्रति सजग हो जाएं और आपको प्रतिदिन दिए जाने वाले क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में किया करें। आज के होमवर्क के आपके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1, तमिलनाडु में कौन सी सदी में कौन सी, स्टूडेंट्स ये आपके होमवर्क के 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, तमिलनाडु में कौन सी सदी में कृषि विकास हुआ था, और सेकंड है कृषि विकास की योजनाएं बताइए। आप अपने आंसर को अपनी नोटबुक में कीजिएगा। धन्यवाद।